वेलकम बैक। और अब सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका आपको भी इंतजार होता है, मुझे भी, कि सुहेल भाई हमारे आते हैं और फिर सलमान भाई साथ मिलते हैं और हम कंक्लूजन्स निकालते हैं चीज़ों का, जो कि अभी तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं। और बेहतरीन प्रोग्राम का एक वर्जन होता है कि आप चीज़ों को स्प्लिट करें, क्योंकि टाइम कम होता है तो उस एक प्रोग्राम में तो चीज़ें सम नहीं होती हैं। तो मैं सुहेल भाई आपको खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और इसी के उल्टे हाथ पर सलमान भाई, आपको भी खुशामदीद। आपके हम डिफरेंट वर्जन देखते हैं, हम सियासत पर भी देखते हैं, हम फिटनेस पर भी देखते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहली चीज सलमान भाई के लिए कि इनको अगर आप देखें तो पर्सनालिटी कैसे अपने आप को चेंज किया जाता है, वो मेरे कहने पर है या जो भी, लेकिन एक चीज़ ये बोलूँगी कि जुम्मे के दिन वो आते हैं तो वो प्रॉपरली आपको अवेयर करने के लिए, हम जब बात करते हैं जिमिंग की तो वहाँ पर वो हाफ स्लीव्स में होते हैं, लेकिन जब वो बात करने आए हैं आपकी ऑन अ सोशल इशू या वो इशू जो कि इस्लाम की रूह से हमें जिसका जवाब देना है, तो उसमें उनकी ड्रेसिंग चेक करें। आज मैंने और वकील साहब ने सेम ही कपड़े पहने क्योंकि हम कोट वाले हैं। उन्होंने अंदर सफ़ेद पहना तो मैंने कहा नहीं, बुरी बात है, पूरा सफ़ेद नहीं करना, तो कोट को हम ज़रा केटर करते हैं। तो लेकिन आपका जो जॉब ना मिलने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपका ड्रेस कोड जो है वो बड़ा डिपेंड करता है कि लोग, अच्छा एक चीज़ सलमान भी मैंने ये देखा कि हाथ मिलाने का अंदाज भी है, वो एक दोस्तों वाला हाथ जो मिलाते हैं उसको भी वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं। प्रोफेशनल हाथ मिलाने का अंदाज भी है, जो कि मैंने चीज़ों को पढ़ा। इस बारे में मैं आपसे फ्राइडे वाले दिन पूछूंगा। आते हैं अपने बैक टू द टॉपिक। सुहेल भाई, मुझे ये बताएं कि हमने जहां पर बात छोड़ी थी, अब आते हैं चीज़ों को कि अगर जैसे विरासत में हिस्सा तो औरत का भी होगा ना, 8वां हिस्सा होता है, डिफरेंट है। अब औरत की मतलब क्या है, वो बेटी है, वो माँ है, वो बहन है, उस हिसाब से फिर अलग अलग हिस्से हैं। नहीं, जैसे बीवी है, हाँ बीवी जो है उसमें 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा है ना। और माँ का कितना है? माँ का जो है वो चौथा। असल में अब उस पर भी डिफरेंट है। अब जो बंदा जिसकी डेथ हुई है उसकी अपनी कोई औलाद है या नहीं है, सही, उसकी शादी हुई है या नहीं है, ठीक है, इस तरह से इसका एक फॉर्मूला बनता है। अगर एक बंदा है जिसकी आगे औलाद नहीं थी, शादी भी नहीं हुई थी, उसकी डेथ हो जाती है, वो साहिब जायदाद है, तो उसके बाद अगर उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, उसकी वालदा हैं, तो फिर एक शेयरिंग का एक फॉर्मूला है पूरा। अच्छा, जैसे कि अगर फर्ज करें एक बंदा, यानी मैं हूँ, ठीक है, मेरा एक बेटा, एक बेटी और एक बीवी है, ठीक है, और मेरी डेथ हो गई, तो बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा? बेटी को, क्योंकि मेरी विल तैयार नहीं थी, ठीक है, इस बारे में भी आज मैं बात करूंगा। विल तैयार नहीं थी तो क्या क्या हिस्सा होगा? देखिए इसके अंदर इसमें फिर बहन भाई तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा मौजूद है। जी हाँ। इसमें मैं इसको इस सवाल का जवाब देने के बाद आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आज हम तलाक और खुला वाले मामला जो लोग इंतजार कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको इन डिटेल कर लेते हैं। ये मैं तलाक की ही बात में बात। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। डेथ के ऊपर आ गया ना कि वहां पे बेवा मौजूद है। नहीं, देखें, तलाक में अगर बीवी अलग हो जाती है तो उसका फिर विरासत में कोई हिस्सा नहीं बचता। बच्चों का बचता है, उस औरत का नहीं बचता। मैंने वही कहा कि अगर चले तलाक हो गई या खुला ले ली तो, लेकिन अगर बेटा और बेटी हैं तो वो जायदाद में हकदार होंगे। बिल्कुल, बेटे का एक हिस्सा है, बेटी का आधा हिस्सा है, ठीक है, मतलब 1.5 या 2 या 1 कह लें। इस तरह एक घर है तो उसमें से बेटे को अगर फर्ज करें बाप का इंतकाल हो गया, उसकी दूसरी शादी हुई, उसमें से औलाद नहीं है, ठीक है, तो उस बेटे को वो घर पूरा मिलेगा या उसमें से सिर्फ हिस्सा एक मिलेगा? वो क्या सीन होगा फिर उसका? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। एक बंदा है, उसका एक बेटा है, एक बेटा और एक बेटी है, पहली बीवी में से उसको तलाक हो गई, ठीक है, औरत को, ठीक है, उसने दूसरी शादी की, ठीक है, लेकिन उससे औलाद नहीं है, और बंदे का इंतकाल हो गया, सही है। अगर उनकी दूसरी बीवी निकाह में मौजूद थी मुतवफ़ी के मरने तक, तो उसका भी हक बनता है। उसका हक उसमें से 1/8 या 1/6 होता है, ठीक है, ये होता है। उसका हक निकालने के बाद, उस औरत का हक निकालने के बाद इनके दरमियान जो बटेगा वो आधा और एक बटेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक मसला है। किसी भी प्रॉपर्टी का हल ये नहीं है कि उसको बेच ही दिया जाए। सही। हमारे पास एक सूट फॉर पार्टीशन होता है। सूट फॉर पार्टीशन ये होता है कि मैं घर बेचना नहीं चाहता, अदालत आपके हिस्से का तयन करके घर में आपको जगह फराहम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब देखें ना, एक बेटी है, एक बेटा है, एक माँ है जो बेवा हो गई है, जिस उनकी औलाद नहीं है, मगर वो अब जाएगी कहाँ अगर घर बेच दें? अगर ये तीनों इस बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि जी हम इसी घर में रहेंगे, मगर अपने अपने पोर्शन में रहेंगे। अब घर है ग्राउंड +1, ये हैं 3 लोग। अब ये चाहते ये हैं कि घर ना बिके, बल्कि ऐसा कोई सोल्यूशन हमें मिल जाए कि हम इसी घर में रहते रहें और अपने अपने हिस्से में रहें। तो वो उनके हिस्से के हिसाब से घर के पोर्शन का तयन कर दिया जाएगा। अगर उनका 1/8 1/6 जो भी हिस्सा बनता है, उनको कहा जाए ये कमरा, ये किचन, ये टॉयलेट आपका है। बेटे को हो सकता है नीचे का पूरा फ्लोर दे दिया जाए क्योंकि उसका हिस्सा ज्यादा बनता है। दोनों खवातीन को ऊपर एडजस्ट कर दिया जाए, तो ये भी हिस्सा होता है। असल में हमारे यहाँ ये भी एक इशू है कि लोग ये नहीं जानते। लोग अमूमन ये समझते हैं कि जायदाद का हिस्सा सिर्फ इसी सूरत में होता है जब वो बिक जाए। ऐसा नहीं है। आप आपस में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं कि यार देखिए, मसला ये है,
आज का जो घर है 1 करोड़ 20 लाख 80 लाख 2 लाख, जब आप बेचते हैं और जब आपको हिस्सा मिलता है फिर आपको कुछ नहीं मिलता। शहर कराची में कुछ नहीं मिलता। तो हम सबको यही समझाते हैं, अब जैसे बेवा हैं उनको ही समझाते हैं आपकी कोई औलाद है नहीं, आप कहीं जाएंगी आपको कौन संभालेगा, कहाँ आप घर का अरेंजमेंट करेंगी, इसी घर में रहिए। उनके बच्चों को समझाते हैं भाई ये हैं, आज हैं, इनकी भी आँख कल को बंद हो जाएगी, आप थोड़ी खिदमत कर लीजिए इनकी, हैं तो माई ना आपके रिश्ते में। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सुहेल साहब ये पूछना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें तलाक वाली जो औरत है, ठीक है, अब हस्बैंड की डेथ हो गई, यानी जो एक्स हस्बैंड था, ठीक है, अब उनकी जो बीवी हैं और ये जो बेटा जो मतलब औलाद तो ये से पहली बीवी में से ही ना, अब वो ये कहता है कि मैं जो उनकी दूसरी बीवी है उनको पैसे देकर ये घर अपने नाम करवा लूं। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है, ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि खानदान वाले जो लड़के के जो वालिद था उसके घर वाले कहते हैं कि हम बाहर घर नहीं देना चाहते क्योंकि हमारी बेटे की प्रॉपर्टी है, तो इस सूरत में क्या फिर टर्म निकलेगी? देखिए, जो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, जो पार्टीज टू द केस नहीं है, उनकी कुछ नहीं चलेगी। 3 वारसीन हैं, इन तीनों के दरमियान ही डिसाइड होगा। मरने वाले के चचा, मरने वाले के मामू, मरने वाले की फुप्पी, मरने वाले के फलां, उनका कोई शो नहीं है। माँ बाप भी इन्वॉल्व नहीं होंगे? नहीं, जब बेटा है तो ठीक है, बेटा तो माँ बाप नहीं, सॉरी, माँ बाप है तो माँ बाप भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इशू क्या है? इशू ये आता है कि ये जो आपने इन्फ्लुएंस बताया ना कि ऊपर से आते हैं, हम इसको नहीं देंगे, हम इसको नहीं देंगे, यही सबसे बड़ा झगड़ा। देंगे इस्लाम ने तो एग्जैक्टली आपको आपके माशरती मसाइल हल करने का हल दे दिया है। हम उन हल को जब नहीं चाहते हैं तो कोर्टों में आते हैं। तो मैं कुछ अर्ज करता चलूँ, ऐड करना चाहूँगा, सोहेल साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये कि जो कानून है ना उसके जज्बात नहीं होते और इंसान के जज्बात होते हैं ऐसे। तो जब इंसान अपने जज्बात में होते हुए कानून के साथ खिलवाड़ करता है, इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के इश्यूज खड़े होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे सोहेल साहब ने फरमाया कि जो लोग उसके रिलेटिव्स होते हैं इंटरफेयर कर रहे होते हैं, वो लोग ज्यादा होते हैं जो उस सिचुएशन को खराब कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अपनी राय देकर, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर अपना इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस कर। ऐसे ही है। अच्छा, जो बंदा होता है, जो वारिस होते हैं, उनके पास या तो इतना शऊर नहीं होता या वो इन्फ्लुएंस हुए होते हैं। तो ये केस सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस जाविये को भी नज़र में रखा जाए। तो पॉइंट ये कि अगर हमें माशरे में सुधार चाहिए तो नंबर 1, जैसे उन्होंने कहा कि रिलीजन ने हमें सोल्यूशन दे दिया है, प्रॉब्लम इज विद अस नॉट विद द रिलीजन। मजहब के साथ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारी समझ में है। और लॉ हमेशा इंटरप्रिटेशन मांगता है। एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि जब भी इस तरह के तलाक के मामलात में और जायदाद के मामलात में आप इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कर रहे हो तो उसके कुछ कवानीन होते हैं लॉ को इंटरप्रेट करने के। सही। सिनेरियो क्या है, किस शख्स वो शख्स किस सिनेरियो में है, लॉ को इंटरप्रेट करने वाला कौन है। सही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेवकूफ शख्स से लॉ इंटरप्रेट कराएंगे तो वो उस लॉ का कबाड़ा कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है सलमान। यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित। जी शाह, वेलकम बैक। और सलमान भाई बता रहे थे लेकिन हमें ब्रेक पर जाना, सलमान भाई कंटिन्यू करेंगे वहीं से। मैं यही फलसफा बयान कर रहा था कि जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, जहाँ पे विरासत का मसला आता है, डाइवोर्स का मसला आता है, तो उसमें लॉ को इंटरप्रेट करने का भी एक कानून होता है, उसके कुछ आदाब होते हैं। और वो आदाब मैंने बयान किए थे कि किस लॉ को इंटरप्रेट किया जा रहा है ये देखा जाए, जिसके लिए किया जा रहा है वो किस सिचुएशन में, उसके सिनेरियो को अच्छी तरह समझा जाए, उसके एविडेंसेस और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अच्छी तरह देखा जाए। और जो शख्स इंटरप्रेट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरप्रेट कौन कर रहा है। अगर कोई गलत शख्स इंटरप्रेट कर रहा है तो आपको गुमराह कर सकता है। तो हमेशा किसी ना किसी सोहेल साहब जैसे प्रोफेशनल और जो थॉरो प्रोफेशनल हो वो उसकी आप सलाह लें। और दूसरी बात ये कि सोहेल भाई के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल रहे हैं। अभी एक बात इन्होंने की थी ऑफ ईयर, मैं बता दूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी बात बताना ऑन ईयर, कि इन्होंने कहा कि जिशन मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो लॉ से हटकर तो हो या ना हो, वो तो मुझे देखना ही देखना क्योंकि ही इज अ प्रोफेशनल, लेकिन जो इसमें शरा शामिल होती है तो मुझे पढ़कर बात करनी होती है। अच्छा सलमान भाई, आपसे पहले सवाल करूंगा फिर इसी को मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। हमारे यहाँ पर एक आम बात है कि आपके पास एक घर है और आपने शादी भी कर ली, आपके बच्चे भी हो गए, आपने पर्सनल घर लिया हुआ है, आपकी अम्मी अब्बू की तरफ से बात नहीं कर रहा। अगर आपको आपके किसी बच्चे ने बोल दिया कि बाबा पापा अब्बू विल बनाना है, तो सबसे पहले दिल में ये बात आती है, ये देखिए इनकी तो लालच शुरू हो गई। हालांकि इट्सल्फ ये अच्छी बात है कि आप अपनी जिंदगी में विल बना दें, ना कि बच्चों को बाद में रुलना पड़े इस चीज़ के लिए। तो हम क्यों नहीं इस बारे में सोचते? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस मामले में लोगों के पास शऊर और तालीम बहुत कम है। देखिए, इसको जानने, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको फितरत इंसानी को समझना पड़ेगा। इंसान की फितरत क्या है? इंसान जब अपनी उम्र में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर खौफ पैदा हो जाते हैं। ठीक है। और ये बड़ा कॉमन है हमारे माशरे में। इवन मैं भी अगर स्टेज पे होऊंगा तो मेरे अंदर भी शायद खौफ आएगा कि यार मेरा बुढ़ापा सही से गुजरे, मैं इनसिक्योर ना हो जाऊँ।
तो मेजॉरिटी जो मर्द हज़रात हैं वो इस इनसिक्योरिटी की बुनियाद पर वो विल नहीं बनाते। अच्छा, जो थोड़े से समझदार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना बुढ़ापा सिक्योर करके अपनी विल भी बना देते हैं, तो भाई क्योंकि उम्र, ज़िंदगी मौत का किसी को नहीं पता। और जो गफलत की ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना वो इस बात को सोचते हैं और ना वो विल बनाते हैं, ना वो डिस्कस करते हैं। ऐसे ही। अच्छा, इसके अलावा फितरत ये भी कहती है कि ये जो निज़ाम है ना हमारा, सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा है। अल्लाह ताला ने इसके बिल्कुल मुताबिक हमारे कानून बनाए कि जब आपकी फैमिली सिस्टम आगे बढ़ती है ना, आपका फैमिली जो है वो कुंबा बनती है और ख़ानदान बनती है, यानी आपके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करते हो। बच्चा जो है बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ट्रांसफर होती जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है तो डिसीजन मेकिंग भी ट्रांसफर होती है, और जब डिसीजन मेकिंग ट्रांसफर होती है तो वालिद जब देखता है कि मेरा बच्चा इतना जिम्मेदार है तो वो चीज़ें भी खुद ब खुद ट्रांसफर कर देता है। क्या बात। और जिन केस सिनेरियो के अंदर वो वालिद नहीं देख रहा या उस वालिद के अंदर खुद इतनी हिकमत नहीं है, तो वहाँ पर ये इख्तलाफात और ये मामला खड़े होते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। अच्छा सरशेर भाई, ये आपसे सवाल है कि फ़र्ज़ करें तलाक हो गई, लेकिन अब वो शख्स समझ रहा है कि मुझे विल बना देनी चाहिए क्योंकि उसकी जो मौजूदा बीवी है उसी के साथ, तो ये विल में ये चीज़ भी तो ऐड ऑन हो सकती है ना कि मेरे बाद मेरी बीवी, ठीक है, या बीवी के बाद मैं जिंदा हूं तो मेरा, हम दोनों के मरने के बाद ये फिर मुंतकिली जो है वो बच्चों तक जाए, ठीक है। लेकिन अगर तलाक वाला सीन है तो उसमें ये है, ये भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर इसका जो शरन हिस्सा है वो इसको मिलने के बाद ये मेरी औलाद तक मुंतकिल हो जाए, तो ये एक सिक्योर आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल होता है, वरना उसके बाद उनको फिर कोर्टों के धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से विल तैयार नहीं हो सकती। ज़ीशान, विल पे आंसर करने से पहले आपका एक सवाल था जिसका अधूरा जवाब रह गया था। आपने शुरू में ये पूछा था कि अगर एक बीवी और 2 बच्चे पहली बीवी से मौजूद हैं, घर की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, तो क्या उनमें से कोई उस घर को खरीद सकता है? जी। ये एक सवाल आपने मेरे आगे रखा तो जवाब नहीं दे पाया मैं। देखें, इसमें सिलसिला ये बिल्कुल खरीद सकता है अगर इन तीनों लोगों में से जो भी चाहे। पहली चॉइस इसकी होगी जिसके पास हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा बेटे के पास। ठीक है। अब बेटा उन 2 लोगों को ये ऑफर करता है कि जनाब जो भी मार्केट वैल्यू आप लगवाते हैं लगवा लीजिए जायज़, मैं आपके हिस्से के हिसाब से आपको कैश देता हूँ और आप घर छोड़ दीजिए। ये उसका मुनासिब ऑफ़र है। अगर वो ऑफ़र लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं लेना चाहते वो कहते हैं नहीं हम नहीं लेना चाहते, हम इस घर में ही रहेंगे, तो वो कोर्ट में भी जा सकता है और उसको कोर्ट इसमें फेवर भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मे बी कोर्ट उसको ये फेवर ना दे, क्योंकि वो दोनों जो औरतें हैं, एक बेवा है वो कहाँ जाएगी, एक बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई वो कहाँ जाएगी, तो कोर्ट उसको मना भी कर सकती है कि नहीं जी आप पार्टीशन ले लें, अपने अपने पार्टीशन में रहें, अभी आप नहीं सेल कर सकते। तो ये मौजूद है अगर तीनों आपस में म्यूचुअली बैठ के ये डिसाइड कर लें कि जी हमने घर बेचना है। तीनों में से कोई भी ले ले, हो सकता है जो बेवा माँ है वो कहें दोनों को मैं ऐसा देती हूँ आप लोग छोड़ दें, और उन्हें कैश लेना कन्वीनियंट है तो वो लेके छोड़ दें। लेकिन अगर जो बेवा है, यानी जो बंदे की बेवा है, लेकिन ये तो क्योंकि इनकी माँ को तलाक हो चुकी, अब वो बेवा एक बार मैं तो नहीं बेच रही, अगर बिल्कुल बेटा और जो बेटी है वो राजी है कि ठीक है हम भाई खरीद लेंगे तो मैं उनसे ले लूंगी हिस्सा, लेकिन इस वक्त हमें अपना घर, अपने वालिद का घर हमें चाहिए, और वो बेवा कहती कि मैं नहीं दे रही हिस्सा, तो अब उसमें देखिए, अब उसमें थोड़ा सा टाई आएगा। टाई यूं आएगा कि 3 लोग हैं, 3 में से 2 बेचना चाहते हैं, एक बेचना नहीं चाहती, तो इन 2 के हक में फैसला आ जाएगा, क्योंकि स्टेक होल्डर सेम है। एक मुतवफ़ी के तीनों जो है ना ब्लड हैं बीवी के अलावा, लेकिन वो बीवी का अपना रिश्ता है, तो वो 2 लोग जब कोर्ट में आएंगे तो वो घर बेचना पड़ेगा। ठीक है, घर बेचना पड़ेगा, लेकिन अमूमन कोर्ट्स इसमें डिले करती हैं, कोर्ट थोड़ा समझाने की कोशिश भी करती है कि ऐसा नहीं करो, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बिकने पे ही आता है। अच्छा, कमिंग टू विल, अच्छा देखिए ज़रा हमें पहले विल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। विल बेसिकली जो हमारे यहाँ लॉ में पेनिट्रेट हुई वही वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट का प्रॉब्लम यह है कि वो जो भी रिलीजन या जो भी चीज़ें फॉलो करते हैं उनका लॉ में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कानून ने, इस्लाम ने हर एक का हिस्सा बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा कुरान में आयत है जिसमें हर एक का हिस्सा बताया गया हुआ है, हर एक का हिस्सा दिया हुआ है। उनके ऐसा नहीं है, उनके यहाँ 50% स्टेट को चली जाती है। अभी आपने बहुत बड़े बड़े कपल्स की अमेरिका में सुना होगा आपस में डिवोर्स हो गए, लोग हैरान हो गए कि 30-30 साल 35-35 साल की जिंदगी और डिवोर्स हो गई। डिवोर्स वो क्यों हुई? इसलिए हुई कि जब वाइफ के 5 साल के बाद जब किसी औरत की वेस्ट में डिवोर्स होती है तो उसको 50% ऑफ द प्रॉपर्टी मिलता है। 5 साल शादी में रहना लाजमी है, और अगर 7 साल से ज़्यादा है तो मज़ीद हकूक़ भी मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ पहले ही हमने विरासत में बता दी है, तो उनके विरासती कानून नहीं है जिसकी वजह से विल करनी पड़ती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ विल पे आ जाइए। कोई शख्स अगर विल नहीं भी करना चाहता तो इस्लामी रूह से उसका जो तरका है, उसकी जो जायदाद है वो इस्लामी रूह से सब में बराबर की बढ़ जाएगी। अब विल में वो कहना क्या चाहता है? अब विल में वो फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाहता है कि मेरा इतना हिस्सा मैं कहीं डोनेट करना चाहता हूँ, किसी अस्पताल को देना चाहता हूँ, किसी मदरसे को देना चाहता हूँ, किसी मस्जिद को देना चाहता हूँ। उसमें भी शर्त है 1/3 से ज़्यादा कोई भी शख्स अपनी जायदाद
अपने मूड से किसी एक अनरेलिवेंट बंदे को नहीं दे सकता, क्योंकि हक़ विरासत इस्लाम ने उस औलाद को दिया है जो उस शख्स की है, तो वो अपनी औलाद को हक़ विरासत से महरूम नहीं कर सकता। अगर वो 100% अपनी जायदाद गुस्से में आके या किसी वजह से लोग करते भी हैं, कहीं डोनेट कर दी, वो जायदाद वापस मिलेगी। इसलिए उसके मरने के बाद, क्योंकि मुतवफ़ी साहिब जायदाद के मरने के बाद विरासत का दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही विरासत का दरवाज़ा खुलेगा वो लोग उस पार्टी के पास चले जाएंगे, भाई हमारे वालिद की थी, उन्होंने 100% आपको दे दी थी, 100% आप नहीं ले सकते, 66%, यस 66% हमें वापस करें। अच्छा, अब वो चीज़ें कि वो 1/3 अपनी कह दे कि यार मैं मेरे मरने के बाद मेरा फलां जगह बेच दीजिए, मगर 33%। अच्छा, अब उसमें हो सकता है 2 फ्लैट हैं सेम मालियत के हैं, वो कहे मैं ये इस बेटी को दे रहा हूँ, ये इस बेटी को दे रहा हूँ, फॉर एनी रीज़न ये वो कर सकता है। अच्छा, फिर वो इस बात का भी पाबंद है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो 1 और आधे का चक्कर है ना विरासत का, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। ये इस्लाम ने मिनिमम स्टैंडर्ड दिया है, बहुत अच्छी बात। इसको फॉलो करना, मतलब आप लड़की को आधा तो देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारी अमूमन और तो ज्यादा भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे दें अपनी खुशी से। ज़कात के अंदर होता है ना 2.5% इज मिनिमम, ये तो आपने देनी देनी, लेकिन आप उससे ज्यादा दे रहे हैं तो अल्लाह की राह में, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2.5% नहीं, उससे कई ज्यादा ज़कात दिया, बिल्कुल तो जरूरत से ज्यादा सब कुछ दे दिया। नहीं, फितरा है, फितरा में जो फितरी जो है वो गंदम से लेके किशमिश तक की डिफरेंट है, मिनिमम आपने डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, किशमिश तो खाते हैं पूरा साल, किशमिश के हिसाब से फितरा नहीं देते, ऐसा ही है। आप समझ रहे हैं? अब अल्लाह ताला ने उस पर कितना, देखे मुनसिफ है वो, उसने कहा जिसने किशमिश नहीं खाई पूरे साल। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सुहेल साहब, इजाज़त हो आपकी तो? प्लीज़ प्लीज़। कि जब कोई इंसान होता है ना जिसके औलाद होती है विरासत, तो वो बहैसियत बाप या माँ जो है ना, वो ये भी जानता है कि मेरी औलाद में क्या सलाहियत है, मेरे बच्चे किस मुकाम पर हैं, उनकी शख्सियतें क्या है, तो वो देखते हुए माँ बाप, अच्छा कुछ माँ बाप इसमें समझदार होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, और वो हिकमत से चल रहे होते हैं कि भाई ये बच्चा समझदार है तो मैं इसको जिम्मेदार ठहराता हूँ, इसको मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी का हिस्सा देता हूँ कि ये सबका ख्याल रखेगा। नहीं, इसमें एक और भी चीज़ होती है, इस पर एक और भी चीज़ होती है, जैसे वो अपनी विल में वो ये कह सकता है कि जब तक मेरी बीवी की डेथ नहीं होगी ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ये जायज़ उसका डिमांड होगी, आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। हाँ, कि वो जब तक ये नहीं होगी तब तक विरासत वो इसी घर में रहे। वो ये भी कह सकता है मेरी 2 बेटियां अनमैरिड हैं, जब तक ये मैरिड नहीं होंगी तब तक ये घर विरासत में नहीं जाएगा। इस तरह की शराइत वो लगा सकता है, जो कि लॉजिकल है। जी, ये लॉजिकल है, मगर वो किसी को हक़ विरासत से महरूम नहीं कर सकता। अमूमन लोग ये कहते हैं मैंने फलां बेटे को आख कर दिया है, इस्लाम में आग जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर जिसकी जिस तरह एक केस मैंने आपसे किया कि तलाक हो गई, 2 बेटियां हैं उस बंदे की, और उसको फील हो रहा है कि मैं कभी भी मेरे साथ कोई हादसा है, तो वो अपना पूरा जो हिस्सा है यानी एक घर है वो अपनी दोनों बेटियों को दे सकता है, या उसके ऊपर वो विल ना करे। अब मैं इसका लॉफुल पॉइंट बताता हूँ, विल में ना लिखे, ठीक है, वो प्रॉपर ट्रांसफर कर दे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गिफ्ट डीड भी ना करे। वो अपने हयात में आपने जो कर दिया वो फिर क्वेश्चनेबल नहीं है। आप ऐसे हजरात को ये करना चाहिए, जो हमारे पास भी लोग आते हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, इन्हीं मसाइल से बचने के मैं कहता हूँ, देखें जिंदगी में आप जिसको चाहे दे सकते हैं, इट्स नॉट क्वेश्चनेबल। अच्छा, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी तो सोहेल भाई, मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, सवाल छोड़े जा रहा हूँ, फिर आके आपसे जवाब लेता हूँ, जिससे सलमान भाई भी एग्री करेंगे कि दामाद जो है ना तब तक बहुत अच्छे रहते हैं कि जब तक उनको नहीं, लेकिन जैसे ही बेटी के नाम हो तो बेचने पे कर देते हैं, या तुम्हारे माँ बाप को तो तमीज नहीं है, ये ऐसी बातें आती है। तो इस बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान है सर। और कॉल आ चुकी है, तो इस क्वेश्चन को हम अगले सेशन में रखेंगे। कॉल ये आई है कि एक खातून जिनको तलाक हो चुकी है और बच्चे उनके पास, एक बेटा और एक बेटी मौजूद है, और हस्बैंड ने कोई विल नहीं तैयार की, ठीक है, और हस्बैंड जो एक्स था उसकी डेथ हो गई है। अब ये खातून अपने बच्चों के हक के लिए कोर्ट जा सकती हैं, या इसको कोर्ट की कोई मतलब कोर्ट की तरफ से हक नहीं है कि ये बच्चों के हक के लिए कोर्ट जाए? देखिए, जो बच्चे उस शख्स के हैं इन साहिबा से, उन बच्चों का 101% हक़ विरासत अपने बाप की जायदाद में मौजूद है, ठीक है, और अगर उनके वारसीन उसको नहीं देना चाहते तो बिल्कुल कोर्ट में वो जा सकती हैं। अच्छा, इसमें ये केसेस हमारे पास आते हैं, ख़वातीन आती हैं, इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं? इसमें इश्यूज़ ये आते हैं, ये बेशतर ये इश्यूज़ आते हैं जो सेकंड वाइफ्स होती हैं, उनकी हस्बैंड की फैमिली के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, इंटरेक्शन होता नहीं है, उनको ये पता ही नहीं होता हस्बैंड की जायदाद है क्या क्या। अच्छा, कोर्ट ये कहती है मेरे पास जायदाद की डिटेल तो लाओ। अब हम उनको कहते हैं यार थोड़ी सी रैकी करें, थोड़ा सा जाएं, थोड़ा सा देखें, दोस्तों से मिलें, मालूम तो करें अब उस शख्स की कितनी जायदाद है। अभी एक केस मेरे पास हुआ, वो एक बिल्डिंग उनको पता थी, वो एक बिल्डिंग हमने की, वो केस हो गया, उसके बाद उस शख्स की 4 बिल्डिंग्स निकली।
अच्छा, ओके। क्योंकि पगड़ी सिस्टम था तो वो बिल्डिंग्स के अंदर उनके नाम पे ट्रांसफर ही नहीं था, लेकिन रेंट वो सारा ले रहे थे। तो ये बड़े इश्यूज हैं। तो ऐसी खवातीन को जिनके ये मसाइल हों, उनको ये शुरू से ही इसमें एग्री, मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए कि हस्बैंड की मेरे क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या बैंक अकाउंट्स हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। क्योंकि जो निज़ाम है वो डिजिटलाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का शादी कार्ड नंबर मैं किसी सिस्टम में डालूं तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट निकल के आ जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम टैक्स से भी बचते हैं, इसलिए बताते हैं। इस वजह एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ऐसी सिचुएशन में मैंने भी देखा केसेस जब मेरे पास आते हैं तो कुछ लोग होते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं होती, और ज़्यादातर इश्यूज इसी बात के आते हैं कि लोगों की नीयत है कि भाई हम छुपा दें उनसे, उनकी जायदाद खा लें, बच्चों की जायदाद जब्त कर लें, और जो रिश्तेदार होते हैं उनके खासकर ये किरदार होते हैं। मैं एक रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझाना चाहूँगा। जो लोग, कुरान में बारहा कहा गया है कि जो लोग यतीमों का, मिस्किनों का या बेवाओं का हक मारते हैं, उनके साथ होता क्या है? देखिए, आखिरत में जो होगा वो तो आप भुगतेंगे उसका गुनाह। इस दुनिया में क्या होता है, आपके अंदर एक गिल्ट नाम की चीज़, नदामत नाम की चीज़ आपके दिल में बस जाती है, और ये वो बला है, ये वो बीमारी है, ये वो तकलीफ है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बज़ाहिर आप कितने उछल रहे हो, खुश हो रहे हो, लेकिन वो जो गिल्ट आपके अंदर चुपती रहेगी ना, वो आपको अंदर से ऐसे खोखला करके गिरा देगी कि आपकी शख्सियत रेजा रेजा हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो लोग जो ये नियतें रखते हैं या जो लोगों के साथ ज्यादती करें, वो अवॉइड करें इस चीज़ को, और डरें, अपनी गिल्ट से डरें, दूसरों से नहीं, अपने आप से डरें कि आप तबाह हो जाएंगे। तो समझदार इंसान होता है, वो चाहे उसको नुकसान हो रहा हो, चाहे उसको वो दूसरे का हक उस तक पहुंचाता है। लेकिन सलमान भाई, यहाँ पे मसला ये है ना कि जैसे तलाक याफ्ता खातून है, वो उनके जो एक्स हस्बैंड यानी बच्चों का जो बाप है उसका इंतकाल हो गया, अगर वो उसके लिए कोर्ट जाती है तो लोगों की बात, इसको तो तलाक हो गई, ये अब किस हक से जा रही है? हालांकि बच्चे तो उसके मौजूद है ना उस औरत के पास, और नस्ल तो बाप से है, नाम तो बाप का चल रहा है। तलाक होगी तो मियाँ बीवी के दौरान तलाक हुई है, बच्चों और बाप के दरमियान तलाक नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये भी माशरे में बड़ी औरतों को फील करना पड़ता है कि इसको तो शर्म नहीं आ रही है। तो ये तो उसकी वजह यही तो है कि जो दीनी कवानीन है उनकी कमी है, उनकी जानकारी की कमी है, और जो रियासती कवानीन है उनकी भी कमी है। अब जैसे सोहेल साहब फरमा रहे हैं, तो हमें, मेरे ख्याल में इस पर प्रोग्राम क्या सेशंस करने चाहिए, मैरिज काउंसलिंग के ऊपर, डाइवोर्सेस के ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर, और बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत प्रोग्राम होने चाहिए, और विरासत के ऊपर, इन मामलात के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये हम इसमें अभी कोई एक चीज़ ऐड करूं, जो हमारे साथ बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। खवातीन शादी कर लेती हैं, निकाह रजिस्टर नहीं कराती हैं, बच्चों के बेफॉर्म नहीं बने हुए, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बने हुए, पता ही नहीं उनको। औरतों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें शादी फौरन रजिस्टर करानी चाहिए, क्योंकि एक मर्द नादरा में क्योंकि एक मर्द की अगर 2 शादियां रजिस्टर होंगी तो वहां आपको पता लग जाएगा कि 2 शादियां रजिस्टर है। ये वहां पे ये सिस्टम मौजूद है। अब बच्चे के बेफॉर्म नहीं बने हुए, पहले तो हमें कोर्ट में, देखिए कोर्ट जो कानून को अंधा क्यों कहते हैं, कानून को अंधा इसलिए नहीं कहते कि वो फैसला नहीं कर, कानून को अंधा इसलिए कहते हैं कि वो उन हक़ाइक़ के ऊपर फैसला करता है जो उसके सामने पेश किए जाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि फलां शख्स फलां का बेटा है, वो बेटा सामने खड़ा है, तो जज कैसे कहेगा कि ये फलां का बेटा है? व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द प्रूफ? मुझे उसका बेफॉर्म देना है। बेफॉर्म के लिए फिर नादरा को भी ये चीज चाहिए कि जब आप बेफॉर्म बनवाने के लिए आने तो निकाह रजिस्टर्ड होगा तो बेफॉर्म बनेगा। वैसे भी आजकल काफी बन जाता है। नहीं, अब तो चेंजेस आ रही हैं, लेकिन खवातीन को इस पे हमें ट्रेन करना है। वो खवातीन खासकर जो दूसरी शादी करती हैं, वो खुदारा, वो शख्स कितना भी कहे कि मैंने शादी छुपानी है, फलां छुपानी है, वो शादी नहीं छुपा रहा, वो आपको छुपा रहा है। सुहेल साहब, सवाल है कि आपके लिए कि जो हमने सवाल किया उसी को फ्रेंड कह रही हैं खातून, कि आपका जब खुला याफ्ता या तलाक याफ्ता अपने बच्चों के हक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है, तो उसको धमकियां दी जाती हैं, उसको डराया जाता है, हरेस्ट किया जाता है उसको। तो ऐसी उसमें कि कोई ऐसी शिक है या कुछ है कि अगर सुहेल साहब के पास कोई औरत आई, उसने कहा कि मुझे इस तरीके से जान का भी खतरा है कि मुझे धमकी दी जाए, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके अंदर देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, वो 99% वो लोग हैं जो गुब्बारे में हवा है। कमज़ोर को देख के वो बदमाश बन के आते हैं, लेकिन जब कमज़ोर भी खड़ा हो जाता तो वो भाग जाते हैं। अकेली औरत, तन्हा औरत को देख के हर कोई बदमाश है। तो ये बिल्कुल सूरत हाल होती है। इसमें क्रिमिनल उनको प्रोटेक्शन हासिल है। जो शख्स भी उनको फ़ोन करता है, जो शख्स भी उनको धमकी देता है, वो थाने में जाएं, वहाँ उनके लिए कंप्लेन करें। 2 कंप्लेनें कर दें बस, यूनियन काउंसिल में और थाने में जाएं, कर दें वहाँ पे कंप्लेन।
पुलिस वाले खुद ही निपट लेंगे, पुलिस वालों को तो वैसे ही आपको पता है कि वो उन्हें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो ये अच्छा, इस वक्त एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुका है। ये हरासमेंट बड़ा ख़तरनाक कानून है, इस वक्त लोगों को ये पता नहीं है। ये जो बसों में घूमते फिरते ख़वातीन को छेड़ते हैं, इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर वो खातून उनकी शिकायत कर दे और वो वहाँ से अरेस्ट हो जाएं तो उनके साथ होने वाला क्या है। लेकिन एक बात मैं देखिए कि एक वाकया आपने देखा होगा कि बैंक का एक मैनेजर जो गलत तरीके से लड़की को हाथ लगा रहा था, उसको सस्पेंड किया गया, आज वो फिर एक और बैंक में काम कर रहा है। तो ये तो कहाँ कानून? नहीं, इसमें देखिए होता क्या है, मीडिया और जो कोर्ट में चीज़ें होती हैं ना, उसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखें कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उन खातून ने बहुत शोर मचाया होगा, मुझे नहीं पता उस केस के बारे में, मैं उन खातून को नहीं वो कर रहा। मैं एक बात कहता हूँ, आपने शुरू में एक चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर किया, वो चीज़ कोर्ट में आ गई, वो चीज़ लॉ में आ गई, आपने आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, अब कंप्लेनेंट ख़त्म तो केस ख़त्म। वो ये कहें कि मैं एज अ कंप्लेनेंट कोर्ट में गई और मुझे उसका रिलीफ नहीं मिला, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि क्यों नहीं मिला होगा। अच्छा, ऐसे वाकयात के बारे में ना जिशान मैं एक बात कहना चाहूँगा सुहेल साहब, कि हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे वाकयात को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, कानून सख्त से सख्त किए जाए। देखिए, मैं एक पूरी कौम को बोलना चाहता हूँ कि कौमें बनती हैं ना, वो कानून सख्त करने से नहीं बनती, तरबियत सख्त करने से बनती है। ऐसा ही है। आपके घर में चोरी हो रही है, आप ग्रिल लगाते जाओ, ऊंची करते जाओ, फिर चोरी हो रही है और ग्रिल लगा दो और चोरी हो रही है, आप यही करते रहोगे, चोर को कब पकड़ोगे? इसमें भी सलमान एक चीज़, अभी जैसे खुला के टॉपिक पे हम चल रहे थे, अब इसमें जो इस्लामिक हाउसेज हैं, उनके जब मुत्तकी सीनियर से हमारी बातचीत होती है, उनको एक चीज़ कहते हैं कि देखें, आप तलाक के लिए मर्द को कहने 3 दफ़ा 2 तलाक हो जाती है, मान लिया, मुझे ये बताइए आप लोगों ने कभी इस इशू को एड्रेस किया कि एक खुला याफ्ता औरत जिसकी प्रॉब्लम है कि उसने खुला लेनी है, 15 साल वो अपनी ज़िंदगी के उस मर्द को दे चुकी है, 4 उसके बच्चे हैं, वो खुला लेके जाएगी कहाँ? ऐसा ही है। वो इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रुकी हुई है कि उसके पास वे आउट और नहीं कोई है, ऑप्शन नहीं है, माँ बाप नहीं है, हमारी सोसाइटी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर और सकती। जिसकी बेटियां तो इस वजह से कि माँ ने ऐसा कदम उठाया, इसका रिश्ता अच्छा नहीं ऐसे है। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे खवातीन जो है वो 40 या 50 एज क्रॉस कर चुकी हैं, उनके पीछे माँ बाप का इंतकाल हो गया, बहन भाई अपने घरों के हो गए, कोई पीछे उनका ठिकाना नहीं है। अब वो उस शौहर की जुल्मतें इसलिए बर्दाश्त कर रही हैं, वो खुला इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूर है क्या कर, बिल्कुल कहते हैं ठीक है जो करता है मुझे घर तो मिला हुआ है। ये हमारे माशरे का हाल है। ऐसे ही है, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि भाई ये जो माशरे की सिचुएशन है ना, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ा था, 80s में अंडर 10% था डाइवोर्स रेट पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 100 में से 10 कपल्स के अंदर जो होता है ना तलाक होती थी। अभी वो रेट 35% क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान। ऐसे ही है। उसकी मेन वजह है तालीम की कमी। अच्छा, ये जो हम डिस्कस करें ना, ये तो फिर उन घरानों के मामलात हैं जो घर में रहते हैं। व्हाट अबाउट द पीपल हु स्लीपिंग ऑन द रोड, जो झोपड़ियों में और झुग्गियों में रह रहे हैं, पूरी बस्तियां आबाद हैं, उनका क्या है? उनको कुछ नहीं पता, उनके 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होकर उन्होंने छोड़ दिए। अब जब वो बच्चे बड़े होंगे और वो शादियां करेंगे, तो ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उनके सर से ऊपर से है ये बात। तो ऐसे ही है। उनको तालीम कौन पहुंचाएगा? वो जो 5000 स्कूल जिनमें गायें भैंसें बंदी है ना, उनमें इंसान होने चाहिए थे, तालीम होनी चाहिए थी, तो ये माशरे का हल नहीं होगा। ऐसे ही है। इसमें सलमान एक चीज़ और ऐड कर दी, जो आपने खुला का रेट बताया ना, असल में परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले खुला आसान नहीं थी, और जब कोर्ट में जाती थी उसको कई चीज़ें प्रूव कर और कई खुला के केसेस उड़ा दिए जाते थे, क्योंकि होता यह है कि औरत और शौहर अपने घर में अलग होते हैं, और अगर ससुराली हैं भी और शौहर कुछ बीवी के साथ करता है तो कोई ससुराली आगे गवाही नहीं देगा, उस शौहर का भाई या बहन आगे अपनी भाभी के हक में गवाही नहीं देगा। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेंडमेंट आई, और परवेज मुशर्रफ के दौर में ये हुआ कि खुला इस हदीस के हवाले से कि हक महर के एवज खुला ले लीजिए, जब ये इम्पैक्ट हो गया तो खुला की शराब बढ़ गई, क्योंकि वो खवातीन जो राइट मिल गया, उसके बाद ये प्रोटेस्ट का राइट था, तो वो राइट मिल गया तो वो खुला बढ़ती चली गई। अब ये वो मसाइल हैं कि खुला आप जो कह रहे हैं कि औरत, देखें आप अगर अपने माशरे में मौजूद प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो नासूर बन जाएंगे। अच्छा सर, एक और सवाल है कि आपका कि अच्छा ये मुझे भी नहीं समझ आती कि मैंने तो गुस्से में तलाक दी थी, तलाक तो मतलब उन्होंने काफी अपने जानने वालों से तलाक, तो मोहब्बत में तलाक कब होती है? कि अगर मैं सलमान भाई की बीवी, मैं पार्लर से बड़ा 20-25 हजार रुपए का लगा के आ गया, होती है ना, सेलिब्रिटीज में होती है और वेस्ट में नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि सलमान भाई हमारे लोकल में तो नहीं होती, पाकिस्तान में यहाँ बहुत अच्छा मैं लग रहा हूँ, और वो सलमान भाई के सामने मैंने आके पूछा, सलमान मैं कैसी लग रही हूँ, और सलमान जाओ बेगम तुम जाओ तलाक से, ऐसा तो नहीं होगा ना, तलाक तो गुस्से में ही होती है। तो मुझे ये बताएं कि कहाँ का कानून है कि हमारा जो है 3 सांसों में एक साथ तलाक नहीं होती है, मर्द को जो है वो पानी के 3 घूंट पीने चाहिए फिर तलाक, तो ये कौन से कानून है? मुझे समझ नहीं। मैंने शुरू में जैसे फर्स्ट टॉपिक में बात हुई थी कि शादी में दरपेश मुश्किलात, चैलेंजेस, मसाइल जिनकी शादी हो रही है उनको हम बताते ही नहीं हैं।
जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने मर्द हजरात ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये बताएं कि क्या उनको कभी किसी ने कहा कि यार अगर बेटा जिंदगी में कभी तलाक देने का वक्त आया तो ये करना, उसको पता ही नहीं है। फिल्मों का इम्पैक्ट है ये। फिल्मों में ये हुआ कि विलन साहब आए, हीरो साहब आए, उन्होंने कहा तलाक तलाक तलाक, इससे सीखा लोगों ने। अच्छा सर, एक और सवाल आपके लिए कॉलर पे है कि कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि एक दफा में 50 तलाकें दी जाएं वो एक तलाक काउंट होती है। इस पे मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता देता हूँ। देखिए, हर मकतब फ़िक्र के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन है सूरह निसा की उन आयतों की जिसमें तलाक का जिक्र है। ठीक है। एक मकतब फ़िक्र कहता है कि आपने 36 दफ़ा बोला लेकिन वो एक काउंट होगी। ऐसे ही है। सही है। एक मकतब फ़िक्र कहता है कि आपने 3 दफ़ा एक गो में बोल दिया, वो 3 काउंट हो जाएंगी। एक मकतबा फ़िक्र कहता है कि आपने 3 दफ़ा दी या 300 दफ़ा दी, वो एक काउंट होगी, उसके बाद रुजू किया जाएगा, प्रोसेस पूरा गुजरेगा, जो कि लॉ भी है। और एक मकतबा फ़िक्र कहता है कि जी आपने सोच भी लिया या गुस्से में कह दिया या आपने लिख दिया या आपने कम्युनिकेट कर दिया किसी तरह, वो तलाक हो जाएगी। अच्छा, एक और ये मेन चार एक और जो है जो सतह, और चौथा ये है कि अगर आपने तलाक देने का जो है वो ठान लिया कि मैं इरादा तलाक कर लिया, तो 1 महीने में 1 तलाक, 3 महीने में 3 तलाक है। ये भी एक इसमें सलमान एक चीज मैं ऐड कर दूं। बेसिकली देखिए, इस्लाम ने आलमीन जो आलिम है हमारे, उनको ये हक दिया है कि माशरती मसाइल पे बैठ के उसका हल निकाल लें, इज्तिहाद करें, उसके लिए एक फतवा जारी कर दें। जब माशरे में ये तलाक़ें बढ़ रही हैं तो इस पर फतवा जारी किया जा सकता है और इज्तिहाद भी किया जा सकता जी, है। तमाम मिल बैठें कि जनाब इसको क्या करना है। अच्छा, अब जो कॉमन इसकी जो है वो यही है, जिस पर कॉमन लोग समझते हैं कि 3 दफ़ा जो तलाक़ें दे दी वो 3 दफ़ा तलाक़ें हो गई, वो 3 तलाक़ें हो गई। इसमें एक सिर्फ फ़िरक़ा इस्लाम का जो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है। तलाक देने से पहले एक उसूल है मर्द के लिए, जो मर्द को समझाना चाहिए। सबसे पहले बीवी से अलग हो जाओ, उसको अपने घर भेज दो। है रिलीजन में पूरा प्रोसेस है, समझाते ही नहीं है ना। आप बिस्तर अलग कर दो, उसके साथ दूरी इख्तियार करो, सख्ती से बात करके देखो, उनके मूड जिसको कहते हैं ना, अल्फाज बदल के, और फिर उसको वार्निंग दो कि तुम ये गलत कर रही हो, उसको रिकंसिलिएशन करो, बैठ के समझाने की कोशिश करो। उसके बाद जाके कहीं जब मामला इतना बिगड़ जाता है कि आप बिल्कुल एक प्रोसेस से गुजर गए, तब फिर आके आप एक दफा उसको। इसमें भी एक इशू है सलमान, जो मर्द गलती समझ रहा है, क्या वो गलती है? इसका तयन कौन करेगा? पहले एक ये बात सही कह रहे हैं, एक मर्द समझ रहा है कि ये बीवी मेडिएटर के पास जाओ, बीवी मेरा ये हक पूरा नहीं कर रही, लेकिन वो एक्चुअली उसका हक है ही नहीं। मेडिएशन तो हो, मैं आऊं आपके पास कि ज़ीशान साहब, मेरी बीवी और मेरे दरमियान ये मसला है, तो आप कहें भाई ये मसला तो उसका नहीं है, ये मसला तुम्हारा है। वो जो कह रही है ठीक है, 50% वो ठीक हो जाए, 50% तुम ठीक हो जाओ। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, तलाक का क्या मसला है, मर्द कहता है कि मैं हर तरफ बात करूं, बीवी अगर अपने भाई कजन से भी बात करे तो मैं तलाक दे दूंगा। तो हमारे यहाँ ये भी रेशो बड़ा ज्यादा है। तो जैसे सलमान भाई ने कहा कि हमें तयन करना है चीजों का कि आप कहाँ पर गलत है। अच्छा, लेकिन आप जैसे अब समझाने वाले भी, अब वो असल में हमारे यहाँ पे ये बात चीज होती है कि आया इसको सॉल्व करें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं देखो सॉल्व करवा दी, तलाक हो गई, तो तलाक कोई अच्छी बात नहीं है, खुला कोई अच्छी बात नहीं है। इट्सेल्फ चीज हलाल होते हुए अल्लाह तबारक तआला ने और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंदीदा फरमाया है कि ये चीज जितनी बेहतरीन हो जाए, वो बेहतर है कि आपका रुजू अपने हस्बैंड से हो जाए। और जब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को गलत मतलब पसंद नहीं फरमाया, तो वो चीज कभी अच्छी हो नहीं सकती। और जैसे सूरह निसा से इन्होंने बताया तो बिल्कुल, लेकिन हमें अब जो इतने सारे फिरके बन गए, अब उनमें किसको माने कि ये भी लोग प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हमारे यहाँ होता यह है, जब तलाक हो जाती है ना, जब मर्द ये गलती कर देता है, फिर वो उस फिरके का नाम लेता है, तो हम ये कहते हैं बताओ नमाज कहाँ पढ़ते थे तुम? मैं तो यही कहता हूँ, देखिए मैं एक वकील हूँ, मैं इस्लामी में मैं इनपुट नहीं होता। हमारे जो है वो इस्लामी भाई हमसे बड़े फिरके वाले नाराज होते हैं, मुत्तक़ी हम इनके पास जाते हैं, आलिमों के पास, इनसे हम ले रहे होते हैं एक्सट्रैक्ट, ताकि हम समझ सकें चीज़ों। अब होता ये, वो नमाज पढ़ता है एक दूसरे फिरके के पास, जब तलाक हो जाती है तो वो उस फिरके का रेफरेंस देता है जिसके 3 दफ़ा देने से 1 ही दफ़ा है। तो हम कहते हैं यार अब ये तुम्हारा अपना मसला है, तुम जानो, अल्लाह जाने तुम किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए ये प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने कहा ये तलाक़ों पे हम जो बात कर रहे थे ख़वातीन की, देखें जो चीज़ मेरी नज़र में आई है ना, वो ये नज़र में आई है, जब शादी करते वक्त आप 2 चीज़ों को अगर मैयार बनाएंगे ना, अगर लड़का मैयार बनाएगा सिर्फ खूबसूरती को और लड़की मैयार बनाएगी सिर्फ पैसे को। अच्छा, जब हमारे पास खुला तलाक के केस आते हैं तो हम उसी वक्त समझ जाते हैं कि ये पैरल ये क्या था, एक्सपेक्टेशन। अब जब आप बहुत खूबसूरत बीवी ले आते हैं तो फिर ये बातें होती है जो आप कह रहे हैं ना, कि तुम कजन से बात नहीं करोगी, तुम फलां से बात नहीं करोगी, तुम फलां से बात नहीं करोगी। खौफ और शक।
अच्छा, अब जो पैसे वाला शौहर होता है, आपने सिर्फ उससे इसलिए शादी की कि वो पैसे वाला है, तो उसके अंदर वो दूसरी प्रॉब्लम्स ही होंगी। अब वो जब आप गरीब घराने से आई हैं तो वो आपको मिसट्रीट कर रहा है। यहाँ पर सुहेल भाई फिर प्रोग्राम का Please, खत्म हुआ। please, please. इसको हम थोड़ा सा जो कि हमने नेक्स्ट टाइम हमने किस टॉपिक पे बात करनी, विरासत। विरासत, लेकिन हम इसको औरतों का हक है विरासत। हक है विरासत, और थोड़ा सा जो ये इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तलाक को फिर हम वाइंड अप करेंगे। और सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन कहते हैं, सुहेल भाई आपका बहुत Thank शुक्रिया, you. क्योंकि हम ट्यूसडे को इसी बारे में बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वही चीजें हम लेकर आते हैं। जो क्वेश्चन आए हमने आपसे आज शेयर किया। तो साथ साथ सिर्फ एक बात मैं जाते जाते कहूंगा कि शक और एतबार होता है या नहीं होता, बीच का कोई पैरेलल नहीं है कि आप स्पीड ब्रेकर पे थे, नीचे उतरे तो आ गया एतबार, उसके बाद नहीं आया। तो बस आपको चीज़ों को एकोमोडेट करके चलना है। मुझे, मेरी टीम को, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को, मेरे गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।